जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी 2023 का, यानी कि पहला शिफ्ट में जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से हल करेंगे। और डिटेल से नहीं बल्कि हम एक-एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा क्लास होगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को आप अच्छा से देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। ये मेरा पहला क्लास है और मैं पूरा प्रयास यही करूंगा कि 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आबकारी आरक्षक भर्ती के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं हल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सो आप सभी क्लासेस आप जरूर देखिएगा और याद रखना दोस्तों, आज की मेहनत कल की जीत तय करेगी। बस धैर्य रखो, क्योंकि सूरज भी अंधेरे के बाद ही निकलता है। सो आप कंटिन्यू रहिएगा। और जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कर्म योद्धा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कर्म योद्धा जो पुस्तक है किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कर्मयोद्धा बुक के बारे में। तो कर्मयोद्धा बुक एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। और इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और प्रशासनिक शैली और साथ ही साथ राजनीतिक यात्रा का विचारधारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें उनके प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए, जो कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनके कार्य और उनकी विभिन्न योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया आदि का विस्तृत वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो कर्मयोद्धा पुस्तक का जो लेखक है या कर्मयोद्धा पुस्तक किस पर आधारित है, सो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, किसके, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से देखेंगे और मैं पूरा प्रयास यही करूंगा कि उस क्वेश्चन में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं उसी क्वेश्चन में क्लियर करा दूं, है ना। तो इस प्रकार से आपको कर्मयोद्धा पुस्तक के बारे में पता चला और कर्मयोद्धा पुस्तक जो है किसके जीवनी पर लिखा गया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं रखूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कर्म योद्धा पुस्तक पर जो लिखा गया है, किसके ऊपर में लिखा गया है, किसके जीवनी है, सो ये लिखा गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में। ठीक है, और नरेंद्र मोदी कब भारत के जो है प्रधानमंत्री बने थे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि 2014 में बने थे। ठीक है, और नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन शायद इस एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछले बार इन्होंने पुस्तक के बारे में पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कितना, 3 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आपको आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है हम अच्छे बुक से पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा समय बचेगा और हमारा जो भी डाउट होगा वो एकदम से बहुत ही अच्छा से क्लियर हो पाएगा। सो इसके लिए आपके पास में या तो बेस्ट बुक हो या फिर नोट्स हो, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। और अभी जो है आपके पास में बहुत कम समय है, ऐसे में आपको रिवीजन बहुत फास्ट करना होगा और टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना टेस्ट लगाना होगा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करना होगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो मैं हल करा ही रहा हूँ। इसके बाद में आप जो है ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं या फिर जो है नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं या बेस्ट बुक के माध्यम से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। सो मैंने एक बुक रिसर्च किया दोस्तों आबकारी के लिए। सो जो मुझे यहाँ पे बुक मिला है, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती का चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है, जो कि काफी अच्छा है। इन्होंने क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है और कहीं ना कहीं ये आपका रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इस बुक के माध्यम से भी आप आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि SDG 6 का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी को स्वच्छ, विश्वसनीय जल और उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि SDG 6 का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक स्वच्छ, विश्वसनीय जल और साथ ही साथ
उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों SDG 6 को कि ये SDG 6 क्या है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ SDG 6 की, तो यह एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के सतत यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में यानी कि लक्ष्यों में से एक है, जो सभी लोगों को स्वच्छ पानी और स्वच्छता प्रदान करने के लिए यानी प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे समझ में आया कि SDG 6 क्या है। यानी कि SDG 6 एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास या सतत लक्ष्यों के यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में एक यानी सतत विकास लक्ष्यों में से एक माना जाता है, जो कि सभी लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और साथ ही साथ स्वच्छता प्रदान करना यानी कि इसका संबंध है। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया दोस्तों, वो रखा गया है 2030 तक, यानी कि पूरी दुनिया में स्वच्छ जल और स्वच्छता उचित स्वच्छता प्रदान किया जा सके। ठीक है, और भारत में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन और साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान और अटल भूजल योजना जैसे योजनाएं यहाँ पे चलाए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि ये योजनाएं आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन योजना और साथ ही साथ स्वच्छ भारत जीवन योजना और अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि 2030 तक जो है विश्व जल और यानी कि स्वच्छ विश्व जल और साथ ही साथ उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है दोस्तों कब 2030 तक। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2030 तक, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ जो एसडीजी से संबंधित है। ठीक है, सो एसडीजी 6 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता को सुनिश्चित करना। ठीक है, और इसका लक्ष्य जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था तो 2030 तक था। ठीक है, और उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई जो योजनाएं हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि जल जीवन मिशन जो योजना यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये दो योजनाएं खासकर आपको याद रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला जो योजना यहाँ पे ऐड कर लेना है दोस्तों आपको, अटल भूजल योजना। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा आपको, और इसका जो जितना डिटेल आपको चाहिए था वो पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, 2021 में किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि 2021 में किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है, तो जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं अंडमान निकोबार और द्वीप समूह से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपसे पूछा गया है। तो यह परियोजना के लिए यानी कि इसमें पूछा गया है कि किस देश के लिए, यानी किस देश ने, तो ये देश था दोस्तों जापान, है ना। कहा किस देश के लिए, यानी किस देश ने अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी थी, वो थी दोस्तों जापान। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जापान सरकार की, तो जापान सरकार ने लगभग 2021 में, है ना, 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 265 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और यह सहायता भारत और जापान के यानी कि भारत और जापान के मजबूत द्विपक्षीय समझौते का एक हिस्सा थी। और इस परियोजना का उद्देश्य था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देना, है ना। जो कि कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे दोस्तों जो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, उनको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। सो उन पॉइंटों को आपको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका उद्देश्य जो कि उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, सो पर्यटन को बढ़ावा देना था और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ बंदरगाहों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जापान ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से मैं रूबरू करा था दोस्तों। 2021 में अंडमान निकोबार के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला जो देश जो आपने देखा दोस्तों अभी, कौन सा था, जापान था। ठीक है, और भारत और जापान की प्रमुख परियोजनाएं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि पहला जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ठीक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। ठीक है, और उसके बाद में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, सो ये दो ऐसी जो परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार और जापान के मध्य में प्रमुख परियोजनाएं मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जापान की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, टोक्यो। ठीक है, सो इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। और खासकर जो परीक्षा में संबंधित यानी कि संभावित जो जुड़े जो प्रश्न जो मैंने हाईलाइट करके हर क्वेश्चन का अलग से दिया है, उनको आपको अच्छा से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और
इस क्लास में मैं पूरा प्रयास यही किया हूँ दोस्तों कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपको मिल जाए, ठीक है। फिर भी यदि आप चाहते हो कि और डिटेल से आपको जानकारी दूं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा यही प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरा डेटा जो है प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाए, जिससे कि आप जब भी टेस्ट लगाओगे या फिर कोई टॉपिक को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प हो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और अबकारी में खासकर पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो करंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। सो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स वाले क्लासेस भी लगातार कंटिन्यू अटेंड करना होगा, और ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अब जो बड़े बड़े जो क्लासेस है, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गौरव सर की, है ना, सो गौरव सर के क्लासेस आप कंटिन्यू देखते जाइएगा, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी क्लासेस दिया दोस्तों, उसमें हर एक क्वेश्चन को और हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो कहीं ना कहीं जो है उत्कर्ष क्लास आपको बहुत हेल्प करेगा। सो वो करंट अफेयर्स के लिए वो देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन तो हम हल कर ही रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था दोस्तों, जो कि 2023 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है भारत का रैंक क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों सूचकांक को, कि ये सूचकांक क्यों जारी किया जाता है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों सूचकांक की, जिसे क्या कहा जाता है CCPI, ठीक है। यानी कि यह एक प्रकार से एक रिपोर्ट है दोस्तों, जो कि विभिन्न देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के और प्रयासों का एक आकलन करती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये जो सूचकांक क्या है और क्यों जारी किया जाता है। सो विभिन्न देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए या फिर उनके जो निपटने के प्रयासों का आकलन किया जाता है, ठीक है, इसलिए सूचकांक जारी किया जाता है। और 2023 में भारत की रैंक जो थी दोस्तों, वो थी 9वीं थी, ठीक है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर थी। और भारत में राष्ट्रीय और मिशन जलवायु जलवायु नीति के कारण उच्च, यानी कि यहाँ उच्च रैंक प्राप्त की गई, ठीक है। और इस सूचकांक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, और साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता और जलवायु नीति जैसे कारकों को भी यहाँ पे शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी फैक्ट आपको जो है देखना चाहिए था, उन सबको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, जो कि भारत 2023 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो रैंक था दोस्तों, वो था 9वां, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जो है सूचकांक के रूप में यहाँ पे शामिल किए गए थे, उनको भी यहाँ पे बता दिया मैंने, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, और साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता और जलवायु नीति, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ मैथ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ इससे रिलेटेड, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो जैसे कि आपने देखा 2023 में जो रैंक यहाँ पे रहा है भारत का, वो 9वां रहा है। इसके बाद में CCPI यानी कि किन मानकों पर आधारित होता है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और नवीनीकरण ऊर्जा, और साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता, ठीक है। और भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से योजनाएं लागू की गई, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सौर मिशन और इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ठीक है। सो ये दो ऐसे जो योजनाएं हैं दोस्तों, जो कि लागू किए गए थे, ठीक है। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, कि मिसेज जो है वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। सो जिसमें कि आपके पास जो है क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे 4, सुरगम कौशल, कैरोलिन जूरी, और साइलिन फोर्ड, और जेनिफर ली, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन 4 ऑप्शनों में से देना है आपको। इससे पहले हम समझते हैं दोस्तों मिस वर्ल्ड क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं खासकर मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम पहले समझ ले, ठीक है, उसके बाद में समझने के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है। सो मिस वर्ल्ड की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, सो विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है दोस्तों, जो कि सरगम कौशल, यानी कि सरगम कौशल यहाँ पे सकते हैं भारत में, है ना, ने 2022 में यह खिताब जीता था, ठीक है। 2022 में किसने जीता था, भारत ने जीता था। और इसमें सबसे पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है 2021 का, ठीक है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। सो आपको ये पता चला कि मिसेज वर्ल्ड क्यों होता है, यानी कि क्या है, यानी कि एक प्रकार से विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक है, जो कि 2021 यानी 2021-22 में, या हम कह सकते हैं कि 2022 में यह खिताब जीता गया था। और इससे इससे पहले जो है 2021 में किसके द्वारा जीता गया था, 2021 में अदिति
गोवित्रिकर ने यह जीता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा फैक्ट देखा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो बताना था, जो कि मिस वर्ल्ड का जो खिताब है 2022 में किसने जीता था। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला होगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि कौन है, सरगम कौशल। ठीक है, जो कि सरगम कौशल को 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, यानी कि सरगम कौशल ने 2022 का खिताब जीता था, जो कि कहाँ, भारत की रहने वाली है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और 2021 में यदि हम देखें दोस्तों, तो 2021 का भी फैक्ट मैंने आपके यहाँ पे सामने रखा है। 2001 में, यानी कि पहली बार जो 2001 में, पहले 2001 में किसने जीता था दोस्तों, 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये खिताब जीता था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 2022 का पूछे तो आपको याद रखना है सरगम कौशल। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 2001 का, यदि आपसे पूछे तो अदिति गोवित्रिकर। ठीक है, इसके बाद में यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2022 में विजेता कौन थी, तो सरगम कौशल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड विजेता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों, कि डॉक्टर जो है अदिति गोवित्रिकर थी। ठीक है, अब इन्होंने इस बार 2022 का पूछा था, पिछले बार, तो हो सकता है कि इस बार शायद भी पहला जो है मिस वर्ल्ड पूछ ले आपसे, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता पहली बार कब हुई थी। ठीक है, सो आपको याद रखना है, पहली बार जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, कब हुआ था, 1984 में। ठीक है, यानी कि भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड विजेता यदि आपसे पूछे तो भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड यानी कि पहली कौन थी, डॉक्टर अदिति जो है गोवित्रिकर, और 2022 की कौन थी, सरगम कौशल। ठीक है, और यदि पहली बार यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 1984 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2022 के विश्व नो जो है नोटो बैंक, यानी कि सॉरी नो नोटो बैंक, यानी कि नोटो बैंको दिवस पुरस्कार के लिए भारत के किस राज्य का चयन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022 के जो विश्व नोटो बैंक दिवस का जो पुरस्कार है, पुरस्कार के लिए भारत के किस राज्य का चयन किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों इस पॉइंट को, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि जिसे कहा जाता है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर साल देश और राज्यों को जो है नोटो बैंको दिवस के रूप में, यानी कि दिवस पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है दोस्तों, जिन्होंने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। ठीक है, और 2022 में यह जो पुरस्कार था दोस्तों, भारत में झारखंड राज्य को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो झारखंड राज्य को दिया गया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिला झारखंड राज्य को। लेकिन हमने यहाँ पे देखा दोस्तों WHO के बारे में। ठीक है, और झारखंड में जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध, और साथ ही साथ स्कूलों में जागरूकता अभियान और तंबाकू उत्पादनों की निगरानी जैसी पहल यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसीलिए झारखंड राज्य को जो है WHO के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे झारखंड के बारे में देखा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, और विश्व जो है नोटो बैंक यानी कि टोबैको नो टोबैको विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 31 मई को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पढ़ने में यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है नो टोबैको बैंक, यानी कि नो टोबैको दिवस जो है दिवस के उपलक्ष्य में जो है पुरस्कार, यहाँ पे पुरस्कार 2022 को पुरस्कार किसे दिया था, तो झारखंड को दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2022 में जो WHO ने नो टोबैको विश्व दिवस दिवस पुरस्कार जो है, टोबैको दिवस पुरस्कार जो है भारत के किस राज्य को दिया था, तो आपको याद रखना है किसको दिया था, झारखंड को दिया था। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, आपको याद रखना है WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 में माधवीपुरी बुच किस समिति की अध्यक्ष थी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2022 में माधवीपुरी किस समिति की अध्यक्ष थी, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, जिसमें कि 4 ऑप्शन है आपके पास में। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों माधवीपुरी के बारे में, जो कि माधवीपुरी जो है भारत की पहली महिला थी दोस्तों, महिला अध्यक्ष बनी थी, है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और उन्होंने 2022 में मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यानी कि 2022 में इनके द्वारा क्या किया गया था, मार्केट एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। और यह समिति भारत शेयर यानी कि भारतीय शेयर में डेटा सुरक्षा और जो है
पारदर्शिता को संबंध यानी पारदर्शिता से संबंधित विषयों पर काम करती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, जो कि पहला ऑप्शन है ये कि 2022 में जो माधवीपुरी भुज किस समिति की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने किया था दोस्तों मार्केट डेटा एडवाइजरी, और ये जो है पहली महिला अध्यक्ष रही मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी की, है ना। और भारत ये इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों इस समिति का, तो आपको याद रखना है भारतीय शेयर बाजार में डेटा सुरक्षा और साथ ही साथ पारदर्शिता से संबंधित विषय जो होते हैं उनका समाधान करना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए ये पॉइंट को भी ऐड करना है दोस्तों, जो कि इसकी जो पहली अध्यक्ष थी दोस्तों माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, इसके बाद में एमडीएसी की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, समिति के किससे संबंधित है ना। ठीक है, सो एमडीएसी समिति जो है किससे संबंधित है, सो भारतीय शेयर बाजार से है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में एसईबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जिसे एनईपी कहा जाता है, सो भारत की पहली शिक्षा नीति जो है डॉक्टर के कस्तूररंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि आपने पढ़ा भी होगा इसको, है ना। सो पहला जो शिक्षा नीति जो लागू किया गया था दोस्तों, यानी कि तैयार जो किया गया था वो यानी कि डॉक्टर के कस्तूररंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। और इससे पहले जो कि 1886 में यह शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसे 1992 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, और यहाँ शिक्षा नीति के तहत 10+12 यानी कि पहले क्या था 10+12 प्रणाली था, जो कि अब बदलकर इसे क्या कर दिया गया है 5+3+3+4 प्रणाली में लागू कर दिया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति हमारे यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो लागू है भारत में, ये 533+4 ये लागू है। ठीक है, और इसमें छात्रों को विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें कि मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं है कि एक नीति यहाँ पे लाया गया है एजुकेशन और पॉलिसी के तहत। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा फैक्ट देखने को मिला होगा। और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है समिति की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। सो 2020 के तहत इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चंद्रशेखर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, सो आपको याद रखना है जो अभी हाल ही में जो 2020 में जो इसका प्रारूप अध्यक्षता जो है चंद्रशेखर ने के कस्तूररंगन के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि 2020 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, सो आपको याद रखना है के कस्तूररंगन समिति के द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक है, सो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखने को मिला आपको, के कस्तूररंगन समिति के द्वारा। ठीक है, सो ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो सिफारिश है किसके द्वारा किया गया था, के कस्तूररंगन समिति के द्वारा। ठीक है, और एनईपी 2020 के तहत जो है स्कूल प्रणाली को किस नए ढांचे में बदला गया, तो आपको याद रखना है जो कि 533+4 में बदला गया है। ठीक है, और पहले क्या था 10+ क्या था पहले, तो आपने यहाँ पे देखा पहले क्या था 10+12 था। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में 5+3+3+4 किया गया है। ठीक है, और भारत में पहली जो शिक्षा नीति जो है दोस्तों कब लागू की गई थी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो पहला जो शिक्षा नीति जो भारत में लागू किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1968 में। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, भूरेलाल समिति किस सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भूरेलाल समिति किस सुधार से संबंधित है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले हम समझते हैं भूरेलाल समिति के बारे में, जो कि भूरेलाल समिति दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण और साथ ही साथ मोटर वाहन सुधारों के लिए संगठित एक समिति है दोस्तों, जो कि इस समिति ने जो है दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की थी। और समिति ने डिजिटल वाहनों पर यानी कि डिजिटल वाहनों पर माफ कीजिएगा, समिति ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और साथ ही साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर सलाह दी थी, जैसे कि सीएनजी जैसे जो वाहन व्हीकल है उनको उन पे बढ़ावा दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, डिजिटल यानी कि जो डीजल वाले जो वाहन है उन पे प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि जो भूरेलाल समिति जो है ये किस पर काम किया था, सो इनका जो मुख्य कार्य जो था दोस्तों वो मोटर वाहनों पर यानी कि वाहन कर सुधारों के लिए
और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है सर, इसके लिए इसके द्वारा कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, मोटर वाहन कर वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, और ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि भूरेलाल समिति जो है किससे संबंधित था, तो ये था दोस्तों मोटर वाहन कर सुधार और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन सी नीतियां यहाँ पे लागू की गई थी दोस्तों। यहाँ पे पहला जो नीति यहाँ पे लागू किया गया था वो किया गया था सीएनजी बसें और साथ ही साथ ऑड इवन नियम। ठीक है, और भारत में पहली बार सीएनजी बसें कब लाई गई थी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपको याद रखना है कि 2001 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार सीएनजी बस जो है चलाया गया था। ठीक है, यानी कि पहली बार ये लाया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परमार वंश की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परमार वंश की राजधानी कौन सी थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो जिसमें कि 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, और हम पहले समझते हैं परमार वंश को। ठीक है, जो कि परमार वंश 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में जो है परमार वंश ने राज्य किया था दोस्तों, और भारत के मध्यकालीन राजवंशों में से एक माना जाता है, जिसने यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। और इसकी जो मुख्य राजधानी थी दोस्तों वो थी धार, है ना। धार इनकी प्रमुख राजधानी रही, और सबसे प्रसिद्ध शासक यहाँ के रहे दोस्तों राजा भोज। ठीक है, जो कि 1010 से 1055 के मध्य में इन्होंने शासन किया था, और जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, सरस्वत साधन और साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, शाश्वत संसाधन को बढ़ावा शाश्वत संसाधन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो कि परमार वंश की जो राजधानी क्या थी, परमार वंश की जो राजधानी थी दोस्तों धार। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो मैं ये क्लास आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, मैं भी इसी धार से बना रहा हूँ। तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि मैं जहां पे हूँ वहां का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर, हम हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ रहे हैं, और ऐसे ही हम समझते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों परमार वंश के बारे में कि इनके द्वारा क्या क्या योगदान दिए गए थे। ठीक है, सो राजा भोज द्वारा भोजशाला का जो निर्माण है, यानी इसका जो स्थापना है, ये किया गया था दोस्तों। इसके बाद में जो है धार और उज्जैन में कई मंदिरों का निर्माण या फिर जलाशय का जो निर्माण है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो परमार वंश की राजधानी जैसे कि हमने देखा क्या था, धार था। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध जो है परमार राजा कौन था दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया राजा भोज था। ठीक है, और राजा भोज ने किस जो है विद्या को बढ़ावा दिया था, सो आपने देखा दोस्तों संस्कृत और शिक्षा को सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, क्या धार था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसके अनुसार सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना जाता था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इससे पहले हम समझते हैं दोस्तों सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में, क्योंकि जो है सुल्तान यानी कि दिल्ली का सुल्तान का जो शक्तिशाली गुलाम वंशी सुल्तान इसे कहा जाता था। ठीक है, यानी कि दिल्ली लगभग जो गयासुद्दीन बलबन जो था दोस्तों, ये इन्होंने जो राज्य किया था 1266 से 1287 के मध्य में इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत का जो शक्तिशाली गुलाम जो है दोस्तों वो वंशी सुल्तान था, और इसने यानी कि उसने अपने शासन को राजशाही सिद्धांत किया था, यानी कि उन्होंने क्या किया था, अपने शासन को राजशाही सिद्धांत पर आधारित किया था। ठीक है, और उसने खुद को जिले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया जिसे कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है ना, जिले इलाही। अब यहाँ पे इन्होंने जिले इलाही ना कहकर उसका अर्थ को पूछा है, यानी कि ईश्वर की छाया घोषित किया था, जिससे राजा के प्रति असीम भक्ति और डर उत्पन्न हो, ये जो है इसके द्वारा बनाया गया था। जो कि बलबन ने दरबारी शिष्टाचार को कड़ा दिया था, और साथ ही साथ जनता को खुद से अलग रखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि जो किसने सुल्तान को पृथ्वी का ईश्वर की छाया कहा जाता था, सो वो था दोस्तों कौन। सो आपने यहाँ पे देखा क्या था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखने को मिला होगा दोस्तों आपको, वंशी सुल्तान। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा दोस्तों, क्या बलबन। ठीक है, सो
हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से देख रहे हैं। फिर किसने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना था, है ना, यानी पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है किसको किसको माना गया था, बलबन को, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा दोस्तों, और इसके बारे में पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सुल्तान को ईश्वर की छाया किसने कहा था, तो बलबन ने कहा था दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है राजशाही सिद्धांत को अपनाया था, सो बलबन ने अपनाया था, ठीक है। और बलबन का शासनकाल कब से कब तक था, सो 1266 से 1287 तक था, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि पद्मावत के लेखक कौन थे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पद्मावत के लेखक आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में अलग अलग बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पद्मावत के बारे में, जो कि जो है इसके जो लेखक, यदि मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों, सो मालिक मोहम्मद जैसी ने लगभग यहाँ पे 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और जो है मालिक मोहम्मद जैसे दोस्तों एक प्रकार से सूफी प्रेम कथा, यानी कि प्रेम कथा था, इनके द्वारा लिखा गया था, और जिसमें राजा रतन सेन यानी कि जो कि चित्तौड़ के राजा थे, और साथ ही साथ उनकी जो रानी पद्मावती थी, उनकी कहानी इस पे देखने को मिलती पद्मावत में, है। और इस काव्य में जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मावती को पाने की कहानी भी यहाँ पे शामिल होती है, ठीक है, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सो किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों, पद्मावती के जो लेखक है वो कौन थे, सो मलिक मोहम्मद जैस, ठीक है। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पद्मावत के लेखक जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, मलिक मोहम्मद जैसे। इसके बाद में कौन से भाषा में लिखा गया था, तो अवधी में लिखा गया था। इसकी जो रानी कौन थी दोस्तों, रानी आपको याद रखना है पद्मावती, ठीक है। इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके यानी खिलाफ युद्ध लड़ा था, आपको यहाँ पे ये बताना है। सो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध को, ठीक है। सो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है दोस्तों कब लड़ाया गया था, 1961 में मराठाओं ने जो है अहमद अली, है ना, किसके द्वारा, अफगान के शासकों के द्वारा, यानी कि अफगान के शासकों के खिलाफ यहाँ पे लड़ा था दोस्तों। और इस युद्ध में जो है मराठाओं की यहाँ पे बहुत बड़ी हार हुई थी, और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भीषण लड़ाई इसे माना जाता है दोस्तों। और इस युद्ध के बाद में मराठाओं की शक्ति यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी, और ब्रिटिश शासन का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो गया था, ठीक है। सो मराठाओं ने तीसरा जो लड़ाई यहाँ पे किसके खिलाफ लड़ी थी, तो आपको याद रखना है किसके, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ी थी, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, जो कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पॉइंट को लेके चलता हूं दोस्तों। पानीपत का तीसरा जो युद्ध कब हुआ था, 1961 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मराठाओं के खिलाफ अहमद अली यानी कि अहमद शाह की जीत के बाद कौन शक्तिशाली हुआ, सो ब्रिटिश शासन यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो है सत्ता जमाने लग गया था, ठीक है। इसके बाद मराठाओं की हार के प्रभाव पड़े कहाँ पे पड़े, सो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और हो सके तो जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल से देखा दोस्तों। और आप सभी को याद रखना है कि इसमें जो युद्ध हुआ था दोस्तों, 3 युद्ध हुए थे, और कब कब हुए थे वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छा से बता देता हूँ दोस्तों, जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पहला जो युद्ध लड़ाया गया था दोस्तों, वो लड़ाया गया था 1500, कब लड़ाया गया था, 1526 में लड़ाया गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और किसके बीच में लड़ाया गया था दोस्तों, से किसके बीच में लड़ाया गया था, आपको याद रखना है, बाबर, ठीक है। किसके बीच में लड़ाया, यानी कि ये युद्ध हुआ था, सो बाबर यानी कि मुगल के मध्य में ये हुआ था, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। और इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी, और मुगलों की यहाँ पे हार हो गई थी, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में सेकंड जो युद्ध यहाँ पे हुआ था दोस्तों, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। सो पहला 1526 में हुआ था, ठीक है, दूसरा जो है 1556 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो है अकबर के मध्य ही लड़ाया गया था ये युद्ध, ठीक है। और अकबर की भी यानी कि पुनः फिर से अकबर की यहाँ पे जीत हुई थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और तीसरा जो युद्ध, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अहमद जो है शाह अब्दाली के मध्य में लड़ा गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों युद्ध याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन में ये पॉइंट भी ऐड कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, सो क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है। ठीक है, सो पहले हम समझते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक को, यानी कि इसे कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, जिसे IMF कहा जाता है, इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो है आउटलुक रिपोर्ट जो है, ये जो है इंटरनेशनल डेटा, यानी कि ये कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? ये जारी की जाती है IMF के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, न कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस प्रकार से जो इसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, सो वर्ल्ड बैंक किसको जारी नहीं करता दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी नहीं करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, ये दोनों जो रिपोर्ट होते हैं दोस्तों, ये कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डी ऑप्शन, जो कि ये किसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यदि मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, इसके बाद में जो इंटरनेशनल डेटा स्टेटिक्स हो गया, या फिर इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये जारी करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसे IMF भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद में जो है ईज ऑफ डूइंग हो गया बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, और जो है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में कुछ मैथ्स फैक्ट में आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? सो आपको याद रखना है, ये कौन जारी करता है? IMF, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसके बाद में वर्ल्ड बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, इसके बाद में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, और इसका जो IMF का जो मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कि वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो उच्च जोखिम, यानी कि उच्च जोखिम वाली कंपनी में निवेश करता है, और आमतौर पर उन कंपनियों में जिनका कोई राजस्व का लाभ नहीं होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एंजल इन्वेस्टर को। ठीक है, सो एंजल इन्वेस्टर वह व्यक्ति था दोस्तों जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सो ये जो वह व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने स्टार्टअप या नई कंपनियों में शुरुआत के दौरान इन्होंने निवेश किया, यानी कि इसमें निवेश करता है। ठीक है, निवेश करता है। ठीक है, और ये निवेशक जो है दोस्तों उच्च जोखिम उठाते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का कोई ठोस राजस्व या फिर लाभ नहीं होता है, और ये निवेशक आमतौर पर अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करके स्टार्टअप को जो है फंडिंग प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा एंजल इन्वेस्टर के बारे में, जो कि एंजल इन्वेस्टर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति होता है जो स्टार्टअप या नई कंपनियों में क्या करता है, ये अपने शुरुआती दौर पर निवेश करता है, और ये निवेशक खासकर उच्च जोखिम उठाते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का कोई ठोस राजस्व या फिर कोई लाभ नहीं होता है, और ये निवेशक आमतौर पर अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करके स्टार्टअप को फंडिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, सो जोखिम उठाने वाली कंपनियों में निवेश करता है, और आमतौर पर उन कंपनियों का कोई राजस्व या फिर कोई लाभ नहीं होता है, वो होता है एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एंजल इन्वेस्टर किससे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में बुल इन्वेस्टर कौन था? जो तेजी से बढ़ने यानी कि बढ़ते शेयर बाजार में निवेश करता है, उसे कहा जाता है बुल इन्वेस्टर। ठीक है, इसके बारे में भारत में एंजल इन्वेस्टर बढ़ाने के लिए कौन सा सरकार कार्यक्रम है, यानी कि सरकारी कार्यक्रम है? सो स्टार्टअप ऑफ इंडिया, यानी कि स्टार्टअप इंडिया है। ठीक है, सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आएगा, बल्कि उससे रिलेटेड या उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सो कहीं ना कहीं उन टॉपिकों को हमको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला CNG के बारे में आ गया कि CNG का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है, कि जिसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, सो CNG का अर्थ क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं CNG के बारे में। सो CNG क्या है दोस्तों? CNG हम कह सकते हैं कि जिसे ग्रोस जो है नेशनल
प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, और ये किसी भी देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा देश के अंदर और विदेश में किए गए कुल उत्पादन का मूल्य को दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं जीएनपी। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, देश यानी कि विदेश में कार्यरत देशों के नागरिकों की आय भी इसमें शामिल होती है, लेकिन देश में कार्यरत जो है विदेशी नागरिकों की आय यहाँ पे शामिल नहीं होती है, जो कि ये फैक्ट भी आपको याद रखना है इसके। ठीक है, इसके बाद में सीएनजी, इसमें क्या होता है दोस्तों, सीएनजी बराबर से जीडीपी प्लस विदेशी देशों से शुद्ध आय, इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, जो कि सीएनजी आपसे पूछा गया था कि सीएनजी का अर्थ क्या है। ठीक है, जो कि सीएनजी का अर्थ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा। सीएनजी का पूरा नाम जो कि आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। ठीक है, सीएनजी और जो जीडीपी है दोस्तों, इसके में अंतर जो आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, जो कि जीएनपी में क्या होता है, देश यानी इसमें जो है विदेशों से अर्जित आय भी यहाँ पे शामिल होती है, लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जीएनपी का जो उपयोग है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किसी देश के आर्थिक प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है, परिषद का प्रमुख कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, सो आपके पास में चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी परिषद को, जो कि भारत सरकार के द्वारा एक लगाया गया, हम कह सकते हैं कि एक कर है दोस्तों, जो कि वस्तु एवं सेवाओं कर से संबंधित एक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख यानी कि इसका जो प्रमुख भारत का वित्त मंत्री होता है दोस्तों, कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा आपको, पहला ऑप्शन। लेकिन जीएसटी की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो जीएसटी परिषद का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद किसके तहत किया गया है, तो आपको याद रखना है 200 यानी कि 279 ए के तहत इसको यानी कि इस जो है इस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिला होगा दोस्तों, जो कि वित्त मंत्री होता है इसका प्रमुख। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। जीएसटी परिषद का जो प्रमुख कौन होता है, तो हमने देखा यहाँ पे वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और जीएसटी कब से लागू किया गया दोस्तों, जीएसटी आप सभी को पता ही होगा 1 जुलाई सन 2017 को ये जीएसटी लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और जीएसटी कितने प्रकार से मिलता है, सो जीएसटी आप सभी को बताऊंगा, जो कि सीजीएसटी होता है, जो कि सेंट्रल जीएसटी होता है, एसजीएसटी जिसे स्टेट जीएसटी कहा जाता है, इसके बाद में आईजीएसटी होता है दोस्तों, इसके बाद में यूटी जीएसटी होता है, जो कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और उनके लिए ये अलग से जीएसटी लगता है। और कुछ ऐसे जीएसटी होते हैं दोस्तों, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आय जो है या फिर मार्केट का जो पैसा जो लगाया जाता है, हम कह सकते हैं वो इसमें अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग लगता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ या फिर कुछ स्टेटों में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं चुनाव से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, ये अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारत के चुनाव आयोग का गठन यहाँ पे गठन किया गया था दोस्तों, और शक्तिशालियों का उल्लेख यानी सॉरी इनके शक्तियों का उल्लेख यहाँ पे 324 में किया गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, और इसका प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि इसका सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो इसका जो प्रमुख होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो 324 के तहत किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में पहले आम चुनाव कब किया गया था, कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कब हुआ था दोस्तों, सन 1951-52 के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे एड करके आपको बता दिया है, चुनाव का क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे इसकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नशीले पेय पदार्थों और मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नशीले पेय पदार्थ और मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जो कि सन अनुच्छेद 47 में जब यदि आप देखोगे दोस्तों
पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा यानी भारतीय संविधान ने जो है नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है डीपीएसपी का हिस्सा माना जाता है, इसको रखा है, ठीक है। और यह राज्य के नशीले पदार्थ और साथ ही साथ शराब जैसे जो पदार्थ उपयोग करने वाले वाले जो लोग हैं या फिर उन पे रोक लगाने की नीति बनाने का निर्देश यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि राज्य और नीति निर्देशक तत्वों की एक नीति मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों जो नशीले पेय पदार्थ और मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है 47 के तहत, और एक प्रकार से एक नीति निर्देशक तत्व माना जाता है जिससे ये जो है डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा दोस्तों क्या, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन मिल चुका है आपको। और इसके बाद में कुछ मैथमेटिकल फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है, तो नशीले पदार्थों शराब यानी शराब के निषेध से संबंधित है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो जिसे डीपीएसपी कहा जाता है दोस्तों, ये संविधान के किस भाग में है, संविधान के आई विभाग में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में डीपीएस को किस देश के संविधान से लिया गया, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये किस कहां से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से देखा होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, जो कि आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में जो है प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि लोकसभा में प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं लोकसभा प्रश्नकाल को। तो लोकसभा प्रश्नकाल जो है दोस्तों सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे से 12 बजे तक होता है। और इस दौरान जो है संसद सरकार के यानी कि संसद से जो है सॉरी सांसद सरकार से प्रश्न पूछकर नीतियों पर जवाब मांगते हैं, ठीक है। और प्रश्नकाल के जो है प्रकार जो दोस्तों स्टार्ट यानी कि स्टार रेड क्वेश्चन जिनका जो मौखिक उत्तर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। कैसे, यानी कि जिनका लिखित उत्तर दिया जाता है उन्हें क्या किया जाता है, अनस्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों जिनका तुरंत उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि प्रतिदिन कितना होता है, यानी कि प्रतिदिन जो क्वेश्चन का जो सुबह जो समय होता है दोस्तों सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर कब तक, 12 बजे तक ये प्रश्नकाल का समय होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखा दोस्तों। इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों यहाँ पे लगभग 1 घंटे का जो समय है वो प्रश्नकाल का होता है, ठीक है। और ये प्रश्नकाल के दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होता है, रेड क्वेश्चन होते हैं जिनका मौखिक उत्तर देना होता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों लोकसभा में प्रश्नकाल का जो समय होता है वो कितना, 1 घंटे का होता है। और प्रश्नकाल का जो समय मैंने आपको बताया यहाँ पे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, ठीक है। और ये पूरा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखा दोस्तों, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझा होगा। और मैंने पूरा पूरा प्रयास यही किया कि उस क्वेश्चन में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन हो सकता है कि आपके हिसाब से डिटेल और अच्छा से चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पूरा प्रयास यही करूंगा कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा डिटेल निचोड़ दे सकूं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस पूरा क्लास का पीडीएफ आपको हर एक क्लास के जो है वीडियो में मिल जाता है, जो कि फ्री में मिलता है। सो आप डाउनलोड करके इन क्लासेस को आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस क्लास का भी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।